नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा परीक्षा उपयोगी एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको पढ़ते समय आप आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता, ऐसे शब्दावली को सुनने के बाद आप बड़ा बोरियत सा महसूस करते हैं और आपका पढ़ने का मन नहीं करता। आज मैं आपको इस भ्रम को दूर करता हूं और बड़ा सरल और आसान शब्दों में आपको बताता हूं आर्द्रता क्या है, इसका बरसात से क्या संबंध है और हम वर्षा आने के उन प्रभावों पर भी गौर करेंगे जिनकी वजह से बरसात होती है। तो सबसे पहले हम आर्द्रता की बात करते हैं। आर्द्रता, देखिए, जो वायु हम देखते हैं, आपको शायद इस बात का एहसास होगा या नहीं होगा कि वायु स्थान घेरती है, ये तो आपको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी इतने से इलाके में जिस सतह पर हम रहते हैं वहां तकरीबन 1 किलोग्राम वजन होता है वायु का। क्या आप इस बात को जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आप जान लीजिए। वायुदाब एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें इन सारी चीजों को आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल हम बात करें आर्द्रता की। आर्द्रता कहलाती है जो हमारी वायु, जो हम देखते हैं, जो हमारे पर्यावरण में है, उसमें कितने प्रतिशत मात्रा जल की है। देखिए, एक निश्चित जलवाष्प की मात्रा, जो ह्यूमिडिटी होती है, जलवाष्प की मात्रा वायु में अवश्य होती है, और वो कितनी होती है और कितनी होने पर बरसात हो जाती है। आपको पता होगा कि वर्षा होने का एक कारण है बादलों में जलवाष्प की मात्रा, और वो जलवाष्प की मात्रा कितनी होगी ये हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता की। निरपेक्ष आर्द्रता से तात्पर्य है जलवाष्प की मात्रा 1 घन मीटर एरिया में, 1 घन मीटर आप देखिए, लगभग 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, उस 1 घन मीटर एरिया में, जिसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कितने किलोग्राम वायु होगी। हालांकि ये भी आपको पता होगा कि ऊपर जाने पर तकरीबन ऊपर, जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं वैसे ही वायु की मात्रा है वो कम हो जाती है। जैसे आप हम देखेंगे 0 मीटर पर समुद्र सतह पर वायु 1 किलोग्राम मिलेगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, पर ऊपर जाते ही वो मात्रा आपकी कम होने लग जाती है। लगभग 300 मीटर पर 32 मिलीबार या 32 ग्राम कम हो जाती है मात्रा। फिलहाल आप वायुदाब की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि 1 घन मीटर के क्षेत्र में कितना ग्राम जल वाष्प होगा, वो उस क्षेत्र का निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगा। यानी कि 1 घन मीटर के इस एरिया में, पूरी एरिया में, घन मीटर में तो आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों लेंगे, मैं 2D स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूं। जितनी भी मात्रा होगी जल वाष्प की या जल की, वही कहलाएगी निरपेक्ष आर्द्रता। अब इसमें देखिए, इसकी यूनिट ग्रेन या ग्राम होगी। पहली बात आपको ये पता होगा, आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर में। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, हाइग्रोमीटर में। अब हम बात करते हैं आर्द्रता सामर्थ्य की। आर्द्रता सामर्थ्य वो मात्रा होती है जहां तक वायु जलवाष्प को ग्रहण कर सकती है, यानी कि उसकी एक क्षमता होती है। क्षमता मतलब कि अगर ज्यादा जलवाष्प की मात्रा होगी तो वायु भारी होगी, या जो भी होगा वो बादल बनेगा और नीचे गिरेगा। यानी कि एक जिस लेवल पर वायु जलवाष्प को ग्रहण कर सकती है, यानी संतृप्त हो जाए, ऐसी आर्द्रता सामर्थ्य उसको कहा जाता है। जलवाष्प ग्रहण करने की वायु की क्षमता, ये क्षमता निर्भर करती है तापमान जैसे ही बढ़ेगा, जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। मतलब ये कि गर्मियों के मौसम में जब तापमान अधिक होता है तब वायु अपने अंदर जलवाष्प अधिक ग्रहण कर सकती है, और जैसे ही तापमान कम होता है वैसे ही जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी खुद ब खुद कम हो जाती है। यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य निर्भर करती है तापमान के ऊपर। ध्यान से सुनिए इस बात को, इसका मैं बहुत इस्तेमाल करूंगा अभी जब बरसात होगी। आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब है जलवाष्प ग्रहण करने की कुल क्षमता। जान गए हैं आप आर्द्रता सामर्थ्य के बारे में? जलवाष्प ग्रहण करने की कुल क्षमता, हम उसको बोलते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। ठीक है, हम अभी इसका इस्तेमाल करेंगे। आपने गर्मियों में देखा होगा कि गर्मियों में हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आपने देखा होगा जब गर्मियों में कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है, और जब ज्यादा होता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिस वजह से हमारे कपड़ों के जो जलवाष्प जिसमें छुपा होता है, यानी कि जो गीले कपड़े होते हैं, उस जल को वो ग्रहण कर लेता है। सापेक्षित आर्द्रता, सापेक्षित आर्द्रता का मतलब है कि आर्द्रता सामर्थ्य जितनी है उसका एक निश्चित अनुपात निरपेक्ष आर्द्रता के साथ। मतलब कि वायु कितना वायु जलवाष्प ग्रहण कर सकता है, वायु कितनी मात्रा जलवाष्प की ग्रहण कर सकती है, वो मैक्सिमम रेंज, और निरपेक्ष कितना उसके पास है,
जितना उसके पास वायु वर्तमान में है, ऑन द स्पॉट एब्सोल्यूट निरपेक्ष आर्द्रता मतलब उस समय कितनी वायु है और वो कितना ग्रहण कर सकता है, इसका ये हमारा इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे गुणा 100 करके। सापेक्षिक आर्द्रता सामान्यतः प्रतिशत में ही नापी जाती है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत के हिसाब से आप नाप सकते हैं। चलिए, तो आपने देखा सापेक्षिक आर्द्रता मतलब कितना वायु में जलवाष्प की मात्रा है और कितना वह ले सकता है। तो देखिए, अब बरसात होने के लिए क्या फैक्टर काम करता है। अगर आपकी सापेक्षिक आर्द्रता 100 से अधिक है, अगर आपकी सापेक्षिक आर्द्रता 100 से अधिक है तो बरसात होगी। ध्यान से सुनिए आप, ये इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम बात करते हैं बरसात होने के फैक्टर्स पे और उसके बाद हम बात करेंगे वर्षा के प्रकारों पर। सापेक्षिक आर्द्रता में है बरसात होगी तब जब सापेक्षिक आर्द्रता 100+ होगी। देख पा रहे हैं आप, जब सापेक्षिक आर्द्रता 100+ होगी, थोड़ा टेढ़ा हो गया है आप समझ जाइए, 100+ होगी तो बरसात होगी। आज सापेक्षिक आर्द्रता को 100+ होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर अगर निरपेक्ष आर्द्रता है, यानी कि उतनी मात्रा आ चुकी है जितनी वो बर्दाश्त कर सकती है, वायु जितना मैक्सिमम रेंज ले सकती है। आप सपोज करिए आप सापेक्ष आर्द्रता सामर्थ्य 10 है और वायु के अंदर भी 10 पहुंच गई है, तो 10 × 10 × 100 मतलब कि पूरा 100, तो उस स्थिति में बरसात होगी। अब आमतौर पर बरसात नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि आर्द्रता सामर्थ्य से कम जलवाष्प की मात्रा वर्तमान में है, तभी बरसात नहीं होती। अब हम इस फैक्टर पर गौर करते हैं आर्द्रता सामर्थ्य से। अगर तापमान बढ़ गया, देखिए हम बरसात कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए कि इस समय 4 जलवाष्प की मात्रा वर्तमान में 4 है और आर्द्रता सामर्थ्य टोटल 8 है। क्या है, आर्द्रता सामर्थ्य टोटल कितना है, 8 है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें बरसात करनी है तो इसको 8 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उस क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाए, जैसा कि अरब सागर से आता है जलवाष्प, तो मानसून से भारत में बरसात होती है, आपको मालूम होगा उसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। या पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उत्तर पूर्वी मानसून से जो बरसात होती है तमिलनाडु में, वो नमी लेता है, आर्द्रता लेता है बंगाल की खाड़ी से। तो या तो आप नमी को बढ़ा दीजिए, आर्द्रता बढ़ा दीजिए, या एक काम करिए आप इसको कम कर दीजिए, यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य को कम कर दीजिए। अब आर्द्रता सामर्थ्य कम कैसे होगी, सपोज करिए 30 डिग्री सेल्सियस पर 8 है आर्द्रता सामर्थ्य। मैंने कहा कि तापमान अगर कम होगा तो आर्द्रता सामर्थ्य खुद ब खुद कम होगी। आप अगर तापमान 20 डिग्री करते हैं तो हो सकता है आर्द्रता सामर्थ्य 4 हो जाए। उस स्थिति में आप निरपेक्ष आर्द्रता को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि तापमान कम करके आर्द्रता सामर्थ्य को कम कर देते हैं। तब उस परिस्थिति में हो जाएगा 4/4 × 100, यानी कि 100%, और तब आप बरसात हो सकती है। इसका मतलब अगर हमें बरसात करानी है तो दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, या आप इसे बढ़ा दीजिए या आप इसे कम कर दीजिए। सामान्य तौर पर ये कम रहता है, ये ज्यादा रहता है। 100 से ज्यादा कंडीशन बनाने के लिए इक्वल करना होता है। या तो आप जलवाष्प की मात्रा वायु में बढ़ा दीजिए, अन्यथा आप तापमान कम करके आर्द्रता सामर्थ्य को कम कर दीजिए। ये महत्वपूर्ण होगा। अब मैं बात करता हूं आपके सामने जो बरसात के जो कारण है, इन बरसात के कारणों से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ध्यान से, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आपने जब मैं आपको वायुदाब पेटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत, देखिए जलवायु यहां पढ़ेंगे जब, तो आपको ये बताऊंगा मैं, ये सऊदी अरब है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये कुछ पृथ्वी का ऐसा आकार है, ये इंडोनेशिया के छोटे छोटे द्वीप हैं, और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो, चलिए मैं वायुदाब आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि जो पेटी है वायुदाब पेटी, जो वायुदाब पेटी है निम्न वायुदाब पेटी, जहां पर यहां से हवाएं आती हैं और यहां से आती हैं निम्न वायुदाब पेटियां। तो आपने देखा होगा कि निम्न वायुदाब पेटी पर, चलिए सबसे पहले हम वर्षा के प्रकारों पर गौर करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। पहला प्रकार है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, चलिए संवहनीय वर्षा के ऊपर हम बात कर रहे थे। संवहनीय वर्षा वास्तव में क्या होती है। देखिए
भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, यानी कि इन क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो गर्मी ज्यादा पड़ने से हवा ऊपर की ओर उठती है। यानी कि जब देखिए, जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी सतह पर तो क्या होता है, वायु हल्की हो जाती है, और हल्की होकर के जो वायु है यहाँ पर हल्की हो जाती है, हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है, वायु हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और नीचे शांत क्षेत्र बन जाता है, और उस शांत क्षेत्र को बोला जाता है डोलड्रम। क्या बोला जाता है, डोलड्रम। ये डीएलएड प्रवेश परीक्षा उत्तराखंड में भी आया था, कई बार महत्वपूर्ण सवाल में पूछा जाता है डोलड्रम क्या है। ये भूमध्य रेखियों में अपवन पेटी है। अपवन मतलब जहां पर पवन नहीं है, शांत क्षेत्र। तो देखिए, जब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो नीचे निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। निम्न वायुदाब मतलब वायु की मात्रा कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, हल्की होकर वायु ऊपर जाती है। जब ऊपर जाती है तो आपको ये पता होगा कि 165 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यानी कि अगर आप 165 मीटर ऊपर गए, यहां से 165 मीटर आप ऊपर गए सतह से, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वायु अगर ऊपर उठी है, वायु ऊपर उठती है, ऊपर उठती जाती है तो तापमान कम होता जाता है, और जब तापमान कम होता जाता है तो ऊपर जाकर के आर्द्रता सामर्थ्य भी कम हो जाती है। देखिए, सतह पर मान लिया जलवाष्प की मात्रा में मान लेता हूं कि 9 है, भूमध्य रेखा पर जलवाष्प की मात्रा 9 है। अब जब जलवाष्प की मात्रा 9 है और जब वो जलवाष्प ऊपर उठा हल्का, देखिए धूप तेज पड़ी, हवा ऊपर उठी, ऊपर उठ करके आर्द्रता सामर्थ्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्द्रता सामर्थ्य थी 15। तो देखिए ऊपर उठती चली गई, हवा ऊपर उठती चली गई, और जैसे ऊपर उठती चली गई तापमान में कमी होती चली गई, कमी होती चली गई। तापमान में जब कमी हुई तो 15 से आर्द्रता सामर्थ्य 10 पर आई, फिर उसके बाद 9 पर आएगी। सपोज करिए यहाँ जाकर बरसात, यहाँ पर जाकर 9 आर्द्रता सामर्थ्य हो जाती है और 9 ही जलवाष्प की मात्रा थी, तो टोटल सापेक्षिक आर्द्रता ऊपर जाकर के 100 हो जाती है। ऐसा भूमध्य रेखा पर रोज होता है, और भूमध्य रेखा पर रोज जो हवा ऊपर उठती है, ऊपर जाकर के तापमान में कमी होती है और आर्द्रता सामर्थ्य खुद ब खुद कम हो जाती है, और सापेक्षिक आर्द्रता 100 से ज्यादा हो जाती है, और झमाझम बरसात वहां पर हो जाती है। इस तरह से भूमध्य रेखीय पेटी में हवाओं के ऊपर उठने से उत्पन्न संवहनीय वर्षाओं की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। संवहनीय वर्षा ज्यादातर भूमध्य रेखा पर होती है, और आपने देखा कि वायु के हल्के होने के कारण ऊपर उठने से उत्पन्न हवा, उत्पन्न बरसात को हम संवहनीय बरसात कहते हैं। आपको ये समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भूमध्य रेखा पर हवा हल्की होती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठते ही 165 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, और जितना हवा ऊपर जाती है तापमान कम होने के साथ साथ आर्द्रता सामर्थ्य में भी कमी आती है, और जैसे ही आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता बराबर होती है वैसे ही वहां पर बरसात हो जाती है। ये तो था संवहनीय वर्षा। अब हम दूसरी बात करते हैं चक्रवातीय वर्षा की। चक्रवात सामान्यतः अधोध्रुवीय पेटी में आते हैं। अधोध्रुवीय पेटी वायुदाब में जो आपको पढ़ाना पड़ेगा। अधोध्रुवीय पेटी का विस्तार तकरीबन 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में 55 डिग्री तक है। ये